नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष ओली। उत्तराखंड के चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालांकि इन चारों धामों के जो कपाट हैं वो मई के आसपास खुल गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन चारों धामों में अभी तक तीर्थ यात्रियों का प्रवेश बंद था। लेकिन आज यानी कि 18 सितंबर से इन चारों धामों में तीर्थ यात्रियों के लिए प्रवेश शुरू कर दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी संख्या में तीर्थ यात्री इन चारों धामों में जा सकेंगे, आज का वीडियो इन्हीं पर केंद्रित रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप या फिर आपके कोई परिचित इन चारों धामों में जाना चाहते हैं, इनके दर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी है रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये तय किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड के बाहर से चार धामों के दर्शन करने के लिए आता है, उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए वेबसाइट तय की गई है smartcitydehradun.uk.gov.in। आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वेबसाइट को देख रहे होंगे और इस साथ ही मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा। जो उत्तराखंड के तीर्थ यात्री हैं यानी कि उत्तराखंड की सीमा से अगर कोई दर्शन करना चाहता है तो उसको इस साइट में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सभी तीर्थ यात्री, वो चाहे उत्तराखंड के हों या फिर बाहर से आ रहे हों, उनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। सभी को ई पास बनाना बेहद ज़रूरी होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसके लिए दो वेबसाइट दी गई हैं, जिसमें कि एक है देवस्थानम.uk.gov.in और साथ ही है बद्रीनाथ-केदारनाथ.gov.in। इन वेबसाइट में जाकर के आपको ई पास लेना पड़ेगा। बिना ई पास के आप चार धाम की यात्रा नहीं कर सकते। इसमें एक खास बात ये ध्यान देने की है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो और ई पास। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके आधार पर चार धाम की यात्रा कर सकेंगे। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ई पास लेना बेहद ज़रूरी होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कोविड की रिपोर्ट को लेकर के। ये कंफर्म करने के लिए कि कोई कोविड पेशेंट यहाँ पर ना आए और उस तरह से संक्रमण का खतरा ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वे ही लोग इस चार धाम यात्रा में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने कि जो कोविड की वैक्सीन है उसके दोनों डोज ले लिए हों और उनको डोज लेने के बाद 15 दिन हो चुके हों। दूसरा पॉइंट, अगर आपने किसी भी वजह से कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसकी डोज नहीं ली है तो आपके पास RT-PCR, TrueNet, CBNet, रैट की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए यात्रा करने से 72 घंटे पहले की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो फिर आप चार धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप या तो दोनों डोज ले लीजिए और उसके बाद फिर उसके 15 दिन के बाद आप इस चार धाम यात्रा में शामिल हो सकते हैं, या फिर आपके पास जो RT-PCR, TrueNet, CBNet या फिर जो रैट की कोविड रिपोर्ट है वो निगेटिव होनी चाहिए यात्रा करने से 72 घंटे से पहले। इसमें एक और ख़ास बात है कि जिन राज्यों में अभी भी कोरोना के जो मामले हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, नंबर वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उन राज्यों के लिए ये निश्चित किया गया है कि वहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, चाहे वो RT-PCR हो, TrueNet हो, CBNet हो या फिर रैट की जो रिपोर्ट है वो अनिवार्य कर दी गई है। भले ही आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज आपने ले ली हों, उसके बावजूद भी। ये जो राज्य हैं ये हैं केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर आप केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं और आप इन चार धामों में अभी आना चाहते हैं तो आपको जो कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी 72 घंटे पहले की। चारों धामों में जाने के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या भी फिक्स कर दी गई है। जैसे कि पहले होता था कि आप कितनी ही भी संख्या में वहां पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार चारों धामों के लिए अलग अलग संख्या फिक्स कर दी गई है, जिसमें कि बद्रीनाथ के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालु ही एक दिन में वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आपकी प्लानिंग हो रही हो, आप पहले से रजिस्ट्रेशन करना और उसका ई पास लेना सुनिश्चित कर लीजिए। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वो जो यात्रा मार्ग हैं उसमें जगह जगह पर चेकिंग की जाएगी। उसके लिए चाहे वो गौचर है, ग्वालदम है, पांडुकेश्वर है, सिरोड बगड़, चिरबटिया या फिर उसके अलावा नगुन जो बैरियर है स्यानसू में है, इस तरह से अलग अलग जगह में पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि जो तीर्थ यात्री हैं जो यात्रा के लिए आएंगे उनकी चेकिंग होगी। उनके जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर
जो कोविड-19 की नकारात्मक रिपोर्ट या फिर ई पास का सत्यापन, उसके अलावा जो यात्रियों की स्क्रीनिंग है उसकी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने ये भी तय किया है कि जो यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं चारों धामों में और साथ ही जो यात्रा रूट है उसमें भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अगर कभी ज़रूरत ऐसी पड़े तो उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा ये भी आपको एक माइंड सेटअप के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि चार धामों में जिस तरीके से अभी तक गर्भगृह में भी प्रवेश हो जाता था, केदारनाथ में आप ज्योतिर्लिंग में जा कर के स्पर्श कर सकते थे, वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी रोक लगाई गई है। जो चारों धाम हैं आप उसके किसी भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं सामान्य रूप से एक सभा मंडप आता है जो कि मंदिर के अंदर का लेकिन बाहर वाला हिस्सा होता है, और उसके अंदर होता है गर्भगृह। तो अभी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सभा मंडप जो बनाया गया है, जो मंदिरों में बना हुआ है, वहाँ से ही हम लोग दर्शन कर सकेंगे, श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, पूजा अर्चना कर सकेंगे। किसी भी मंदिर में, चारों धामों के किसी भी मंदिर में अभी गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आप जो प्रसाद है, दान है, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। प्रसाद आप अभी वहाँ पर नहीं चढ़ा सकते हैं, किसी भी तरह का जो टीका है वो नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दान देने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो निर्धारित जो दान पात्र हैं उसी में आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर मूर्तियाँ हैं या फिर जो घंटियां हैं उनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये कोरोना की वजह से की गई हैं, ताकि लोगों में संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। इसके साथ ही जो तप्त कुंड हैं, जो गर्म पानी के स्रोत हैं, जैसे कि आपने चाहे वो बद्रीनाथ में देखा होगा, आपने यमुनोत्री में देखा होगा, या फिर अगर आप जाएंगे तो तब आप देखेंगे तो वहाँ पर गर्म जल स्रोत हैं और कुंड बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप उनमें अभी फ़िलहाल स्नान नहीं कर सकते हैं कोरोना की वजह से। और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि धीरे धीरे जो ये पाबंदी हैं ये हटें अगर कोरोना की स्थिति में सुधार आता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं चार धाम यात्रा को लेकर के, तो एक माइंड सेटअप भी इस तरह का बनना चाहिए जिससे कि एक मन में रहे कि आप ये उम्मीद से जा रहे हैं कि आप केदारनाथ में गर्भगृह के दर्शन करेंगे, शिवलिंग को स्पर्श करेंगे, या फिर तप्त कुंड में, बद्रीनाथ के तप्त कुंड में स्नान करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर जा कर के फिर आपको पता चलेगा कि ये वहाँ पर अभी फ़िलहाल संभव नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अटपटा सा लगे। इसलिए इसी माइंड सेटअप के साथ आप वहाँ पर जाने के लिए अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ये भी किया है कि जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी सुविधा और उनके मार्गदर्शन के लिए उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून में राज्य स्तरीय चार धाम नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा है तो वहाँ पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नंबर भी जारी किए हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 0135559898, 0135552627, 0135552628। तो ये राज्य सरकार ने नंबर जारी किए हैं जिससे कि अगर किसी पर्यटक को, किसी तीर्थयात्री को किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो वो जो चार धाम पर्यटन कंट्रोल रूम है यहाँ पर संपर्क कर सकता है। तो ये वो सब बातें हैं जो कि राज्य सरकार ने अपनी SOP यानी कि एक तरीके से गाइडलाइंस आप मान सकते हैं उसमें की है। इसके अलावा कोरोना को लेकर के जो भी जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं जिसको हमने फॉलो करना चाहिए वो सभी यहाँ पर फॉलो होंगी, चाहे वो मास्क लगाना हो, 6 फीट की दूरी हो, या फिर भीड़ से बचना हो। इस तरह की चीज़ें जो कि हम पिछले लंबे समय से देखते और करते आ रहे हैं वो यहाँ पर करना ज़रूरी होगा। और एक पर्यटक के रूप में, एक श्रद्धालु के रूप में ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम उन रूल्स को फॉलो करें, ताकि जो चार धाम व्यवस्था है, चार धाम यात्रा की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सभी जानकारियाँ मिली होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके, वो अगर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो उसका लाभ उठा सकें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने